नमस्कार दोस्तों। आज हम ऐसे कुछ तीन स्मॉल कैप्स देखेंगे जिनमें काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड पोटेंशियल दिख रहा है, राइट? सो द फर्स्ट कंपनी दैट वी एनालाइज इज जयसवाल नेको इंडस्ट्रीज। द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ दिस कंपनी इज 7,600 एंड दिस कंपनी इज अ स्टील मैन्युफैक्चरर। इट्स इनटू स्टील मेकिंग, राइट? तो जब भी हम स्टील की बात करते हैं तो स्टील के एप्लीकेशंस समझना काफ़ी आसान है कि कहाँ कहाँ स्टील इस्तेमाल होता है। बट स्टील कंपनीज जब एनालाइज करते हैं तो उसमें ना कुछ कुछ ऐसे नाम आ जाते हैं जो इंटरमीडिएट्स होते हैं स्टील के, जो काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं। मतलब पेलेट्स, बिलेट्स, राइट, कास्टिंग्स, राइट, स्पॉन्ज आयन, पिग आयन, ये सब क्या होता है, राइट? सो दीज आर ऑल इंटरमीडिएट्स इन द स्टील डाउनस्ट्रीम प्रोसेस, राइट? तो थोड़ा समझा देता हूँ ताकि ये कंपनी का जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो भी समझ में आ जाए सारों को, राइट? तो स्टील मेकिंग जो होता है उसके लिए दो इंपॉर्टेंट पदार्थ होते हैं। एक तो आयन ओर होता है जिसका आप केमिकल नाम Fe2O3 है, राइट? एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट और सेकेंड इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल इज कोकिंग ऑयल, कोल, विच इज़ लाइक अ डेरिवेटिव ऑफ कोल, कोयला एक तरह से, राइट? जो कार्बन है, राइट? तो जब आप आयन और कोकिंग कोल को एक ब्लास्ट फर्नेस में मिक्स करते हो तो CO2 रिलीज होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और जो रह जाता है वो लोहा रह जाता है, मतलब आयन रह जाता है। अभी तक स्टील बना नहीं है, आयन रह जाता है, राइट? एकदम प्योर लोहा रह जाता है। जो ऑक्सीडेशन होना होता है वो हो जाता है, ऑक्सीजन निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, एंड व्हाट इज लेफ्ट इज लोहा, मतलब आयन रह जाता है। उस आयन के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, उनको पेलेट्स बुलाते हैं। छोटे छोटे से टुकड़े होते हैं। तो ये कंपनी का जो 14% जो टॉप लाइन को कंट्रीब्यूशन होता है वो पेलेट से होता है, राइट? पेलेट्स के बाद एक प्रोडक्ट बनता है जिसको हम बिलेट्स बोलते हैं। मतलब बिलेट्स को थोड़ा आयन जो है उसको एक फॉर्म दिया जाता है कि आपको फ्लैट प्रोडक्ट बनाना है या फिर आपको लॉन्ग प्रोडक्ट बनाना है। मतलब पेलेट्स को आपको एक फ्लैट प्रोडक्ट बनाना है या एक लॉन्ग प्रोडक्ट बनाना है। तो लॉन्ग प्रोडक्ट क्या होता है? जो ये छड़ होती है, जो भी घर बनते तो जो भिंत में जो छड़ जाती है, या फिर जो ब्रिजेस होते हैं या फिर रोड्स होते हैं, राइट, फ्लाईओवर्स होते हैं, तो उसमें छड़ लगती है, दैट इज कॉल्ड एज अ लॉन्ग प्रोडक्ट। तो जब भी किसी भी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, जैसे इंडिया में 2021 में गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा केपिक्स किया था, इवन 11 लाख करोड़ का एक तरह से केपिक्स किया था। तो एक तरह से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बूम आई थी उसमें छड़ बहुत इस्तेमाल हुई थी। तो जो भी कंपनीज जो लॉन्ग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो इंडिया में प्रिडोमिनेंटली जो भी छोटे स्टील कंपनीज है, 200, 250, 300 कंपनीज है, वो लॉन्ग प्रोडक्ट्स बनाती है क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट नहीं होता है, राइट? लो मार्जिन प्रोडक्ट होता है। और जब भी एक डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है तो वो प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है। ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट वगैरह ज़्यादा होता नहीं है। तो जो भी रिक्वायरमेंट है उसका डोमेस्टिक होता है। तो अगर समझो आगे जाके गवर्नमेंट केपेक्स थोड़ा थम जाएगा या फिर कम होगा, कम बिल्डिंग बनेंगे, कम ब्रिज बनेंगे, तो लॉन्ग प्रोडक्ट्स की खपत जो है वो कम हो जाएगी, राइट? तो जयसवाल नेको जो है प्रिडोमिनेंटली ये लॉन्ग प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है, राइट? तो इस पेलेट को बिलेट्स में कन्वर्ट किया जाता है जो कि एक लॉन्ग प्रोडक्ट बनता है, राइट? बट पेलेट्स को एक दूसरा फॉर्म भी दिया जा सकता है जिससे फ्लैट प्रोडक्ट्स बने, राइट? तो फ्लैट प्रोडक्ट्स बनाने वाली कुछ 3 या 4 कंपनीज ही है इंडिया में, जो टॉप कंपनीज है, टाटा स्टील, JSW, सेल, यही फ्लैट प्रोडक्ट्स बनाती। फ्लैट प्रोडक्ट्स में इट्स अ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। तो ये ऑटोमोटिव्स में जाता है, कार्स में जाता है, राइट? ये फ्रिजेस में जाता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में। फ्रिज में अगर आप देखोगे पीछे के साइड में एक सिल्वरी टाइप की एक परत होती है, दिस इज अ वेरी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। ये एक फ्लैट प्रोडक्ट है, काफ़ी महंगा प्रोडक्ट होता है, राइट? तो जब भी आप इंटरनेशनल प्राइजेस ट्रैक करते हो स्टील के, तो आपको एक वर्ड हर वक्त दिखेगा HRC, विच इज कॉल्ड एज hot roll coiled. So this is nothing but flat product. Flat product is something which gets exported. Logistics cost भी flat product का कम होता है क्योंकि इसको रोल किया जाता है और ट्रक्स में भरा जाता है, तो इसका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होता है। और 3 या 4 कंपनीज ही इंडिया में, तो फ्लैट प्रोडक्ट बनाना थोड़ा मुश्किल है, राइट? तो ये कंपनी जो है जयसवाल नेको, ये मुश्किल काम नहीं करती। मतलब एक तरह से मुश्किल प्रोडक्ट नहीं बनाती, काफ़ी सिंपल एक लॉन्ग प्रोडक्ट बनाती है। और उसका प्रिडोमिनेंट यूज जो होता है वो डोमेस्टिक यूज़ ही होता है। तो जो भी ब्रिजेस में, रियल एस्टेट में, कंस्ट्रक्शन में एक तरह से ये लॉन्ग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं, राइट? एक और चीज़ ये कंपनी बनाती है कास्टिंग्स। तो ना स्टील मेकिंग में ना फाउंड्री होता है। फाउंड्री इज नथिंग बट कास्टिंग, जहाँ पे स्टील बनता है, राइट? तो ये कास्टिंग्स जो आप देख रहे हो उसके अंदर स्टील बनता है। तो एक तरह से ये कास्टिंग से भी इसको 8% रेवेन्यूज मिलता है, राइट? तो फ्लैट प्रोडक्ट्स, लॉन्ग प्रोडक्ट्स, आई होप दिस इज क्लियर, राइट? तो 98% जो है इसका बिजनेस जो है डोमेस्टिक एक तरह से बनता है। बाय द वे, मैं जब टाटा स्टील में काम करता था तो मैं लॉन्ग प्रोडक्ट्स डिवीजन में काम करता था, राइट? तो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, टाटा स्टील फॉर एग्जांपल एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट चलाती है। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का मतलब क्या है, राइट? ये कंपनी भी एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट चलाती है। क्या होता है कि जो स्टील के प्राइसेस होते हैं
जो ग्लोबल कमोडिटी है स्टील, तो उसका जो सेलिंग प्राइस रहता है ना वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट मतलब सेम होता है सारे जगह पे, राइट। इसलिए मैटर करता है कि आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग है, मतलब आपके बिजनेस में या फिर आपके कंपनी में मैन पावर कॉस्ट कितना ज़्यादा है। तो सेल जैसी कंपनी में मैन पावर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पीएसयू है, गवर्नमेंट कंपनी, मैन पावर कॉस्ट ज़्यादा रहता है, राइट। टाटा स्टील में मैन पावर कॉस्ट एज कम्पेयर टू जेएसडब्ल्यू से ज़्यादा है, क्योंकि टाटा है, ज़्यादा लोगों को फायर वायर नहीं करता है, मतलब काफ़ी पुरानी कंपनी, 120 साल पुरानी कंपनी, तो मैन पावर रखते हैं ये लोग, राइट। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट या दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट जो होता है वो रॉ मटेरियल कॉस्ट, जो आपका कोयला जो होता है वो आप कहाँ से प्रोक्योर करते हैं। सारे के सारे लोग कोयला जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ही प्रोक्योर करते हैं, तो इसमें कोई कंपेरेटिव एडवांटेज नहीं है। कंपेरेटिव एडवांटेज है आयरन ओर में, तो सेल के ना खुद के कैप्टिव आयरन और माइंस है बहुत सारे, मतलब जिसकी लीज करीबन 20 साल 25 साल एक्सपायर नहीं होने वाली है, राइट। उसी प्रकार टाटा स्टील के पास आयरन ओर के माइंस है, 2030 या 2032 में इनके माइंस जो है उनकी लीज एक्सपायर होने वाली है, राइट। जायसवाल नेको के पास भी खुद के कैप्टिव माइंस है, दैट्स वाई वी कॉल इट एन इंटीग्रेटेड स्टील कंपनी, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। मतलब आपका जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है, अगर आप इफ़ यू टेक केयर ऑफ द मैन पावर, रॉ मटेरियल्स में कुकिंग कोल तो आपको ऑस्ट्रेलिया से ही इंपोर्ट करना पड़ेगा, बट आयरन और खुद का है। मतलब एक तरह से अगर आप MTNL BSNL की बात करोगे, इनके लिए इनको स्पेक्ट्रम खरीदना पड़ता था, इसलिए कंपनी बंद हो गई। अगर स्पेक्ट्रम इनके पास खुद का होता, मतलब कैप्टिव होता, तो ये कंपनी कभी बंद नहीं होती, सेल जैसी कंपनी कभी बंद नहीं होती। क्यों? क्योंकि माइंस जो है, आयरन ओर के माइंस जो है वो कैप्टिव है, गवर्नमेंट ने दे दिया है, राइट, कंपनी को, राइट। तो बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि अगर माइंस आपके पास है आयरन ओर के, तो आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर बहुत एफिशिएंट कॉस्ट स्ट्रक्चर बनेगा, राइट। तो ये कंपनी का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 1 मिलियन का प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो इंडिया का प्रोडक्शन कैपेसिटी 151 MTPA है, चाइना का 1000 MTPA है। इंडिया वांट्स टू बी अ 300 MTPA काइंड ऑफ अ कैपेसिटी कंट्री बाय 2030, राइट। इस कंपनी का जो है 1 MTPA कैपेसिटी, राइट। तो सेल का अगर आप देखोगे कुछ 35 MTPA, टाटा स्टील का कुछ 40 MTPA, JSW का सबसे ज़्यादा है 50 MTPA। तो ये जो मेजर कंपनीज है उनका MTPA सबसे ज़्यादा है, राइट। जायसवाल नेको का बहुत रिसेंटली रेटिंग्स अपग्रेड हुआ है, तो जो ये कंपनी एक तरह से जो एबिटा जो टन है, तो फॉर एग्जांपल आप जब भी कोई स्टील कंपनी को एनालाइज करोगे, देयर इज दिस वन मेट्रिक विच इज़ अ सुपर क्रिटिकल मेट्रिक विच इज़ एबिटा पर टन। तो इस कंपनी का रेटिंग्स अपग्रेड हुआ है 2 कारणों की वजह से, या एक कारण की वजह से, जो है इनका जो एबिटा पर टन कुछ 5600 था वो 6300 बना। तो कंपनी को डिमांड आया उसके प्रोडक्ट्स के लिए, कंपनी एक एफिशिएंटली काम की है, दैट्स वाई द एबिटा ऑफ per ton of this company has improved, right? This company had done a lot of capex for which they had taken debt at around 17.5%. ये ratings upgrade के बाद ये debt जो है ये 12.5% पे कंपनी को दिया जाएगा, and this debt has been given by Tata Capital, and the terms are कि 100% जो कंपनी का प्रमोटर का शेयर्स है वो प्लेज हो जाएंगे, राइट, एंड 50% वुड बी पेड आफ्टर 50% ऑफ द पेमेंट इज डन। तो एक तरह से प्रमोटर प्लेज 100% है इस कंपनी में, इट इज़ फॉर द डेट विच दिस कंपनी हैज़ रेज टू डू द केपेक्स। तो अगर आप बैलेंस शीट में भी देखोगे, यहाँ पे आपको बहुत सारा डेट दिखेगा, लॉन्ग टर्म डेट एज वेल एज लॉन्ग टर्म का शॉर्ट टर्म डेट हो गया, राइट। अगर आप इसका ना डेट टू इक्विटी भी देखोगे, इट्स 0.9। तो इस कंपनी के बैलेंस शीट में जो भी एक केपेक्स कर रही है उसका डेट है, एंड इफ़ यू लुक एट द कॉस्ट ऑफ डेट इट्स 12.5। तो जब भी आपको कॉस्ट ऑफ डेट पता चलता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू लुक इन द बैलेंस शीट इज ROC कितना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ROC टू बी मोर देन द कॉस्ट ऑफ डेट। मतलब अगर आप पैसा 12.5% से उठा रहे हो और लेट्स से आपका ROC 30% है, मतलब योर बिजनेस इज मेकिंग द प्रॉफिटेबिलिटी इन योर बिजनेस, द रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज अराउंड 30%, देन दिस इज अ गुड बार्गेन, आई मीन लेवरेज इज वर्किंग फॉर यू। बट अगर ROC 12.5% है तो फिर एक कंसर्न हो सकता है। तो ये कंपनी अपने कॉन कॉल में इन्होंने बताया कि इनको ROC जो है अपना इंप्रूव करना है, सो दैट एक प्रॉफिटेबल एक तरह से ये वेंचर बने, राइट। तो प्रॉफिटेबल तो है बट प्रॉफिटेबिलिटी दे वांट टू इंक्रीज, राइट। तो वेन एवर यू अंडरस्टैंड द डेट, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ एनी कंपनी, यू हैव टू लुक एट ROC फर्स्ट, कि नुकसान में जा रहा है या एक तरह से फ़ायदा में जा रहा है। तो 17.5% अगर डेट था या कॉस्ट ऑफ कैपिटल था एंड ROC इज 12.5, तो एक तरह से ये कंपनी नुकसान में जा रही है, राइट। तो अभी नहीं है, दैट्स वाई इफ़ यू लुक एट द स्टॉक प्राइस, ये बहुत रिसेंटली हुआ, इसकी वजह से स्टॉक प्राइस जो है बहुत ऊपर गया, राइट। दूसरे जो 2 कारण है स्टॉक प्राइस के ऊपर जाने के, वो एक तो इनका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो 0 था वो 20% हुआ, एंड कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो -42 से एक तरह से 914%। तो एक तरह से बहुत डिमांड आया है, दैट्स वाई द स्टॉक प्राइस has gone up, the profit growth, there's
एक्सपेंशन इन सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ, एंड जो डेट है वो कंपनी को थोड़ा सस्ते में मिल रहा है, राइट. दिस कंपनी हैज़ अ वेरी गुड हिस्ट्री ऑफ क्लियरिंग डेट, तो उसके वजह से इनका रेटिंग्स अपग्रेड भी हुआ है. एंड इफ यू लुक एट द टॉप 10 क्लाइंट्स, दे जस्ट फॉर्म 25%, सो देर इज नो क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क एज सच इन दिस कंपनी, राइट. तो इफ यू लुक एट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज वेल 17% से एक तरह से 18% एक्सपैंड हुए, तो माइनर 1% का एक्सपेंशन है, बट द नेट प्रॉफिटेबिलिटी इज ओनली 2%. तो बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है. कैसे रहेगी अगर डेट इतना ज़्यादा है? तो आपको यहाँ पे देखो इंटरेस्ट कॉस्ट और डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी उतना ही रहेगा. तो द इंटरेस्ट कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन इज कॉस्ट इज ईटिंग इनटू द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी. तो इसलिए मैनेजमेंट चाहता है कि जल्द से जल्द ये डेट क्लियर हो जाए, राइट. तो CFO टू EBITDA इज 0.9. इस कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल साइकिल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी एफिशिएंट है. कंपनी अपने P&L पे प्रॉफिट्स दिखाती है, उसके बाद बैलेंस शीट पे कैश फ्लोज भी आते हैं, कोई क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क नहीं है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक वर्किंग कैपिटल साइकिल है. अगर आप देखोगे डेटर डेज भी काफ़ी स्ट्रीमलाइंड है, 25 के डेटर डेज है. अगर आप इन्वेंट्री डेज देखोगे तो वो भी कम हुए, मतलब काफ़ी कम वक्त में एक तरह से इन्वेंट्री सुलटा रही है कंपनी, राइट. तो इवन इफ यू लुक एट द कैश कन्वर्जन साइकिल, तो पहले 208 डेज़ के लिए कैश फंसता था, अभी सिर्फ 161 डेज़ के लिए कैश एक तरह से फंस रहा है. तो काफ़ी एफिशिएंटली ये कंपनी काम कर रही है, राइट. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस कंपनी का जो प्राइस टू बुक है 2.95 है. नॉर्मली क्या होता है, आपको जब भी आप स्टील कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो, यू हैव टू लुक एट अ प्राइस टू बुक ऑफ 0.5 to 2. सो इफ यू इन्वेस्टिंग इन अ, क्योंकि पूरा सिक्लिकल सेक्टर है, राइट. तो इफ यू लुकिंग एट 0.5, तो इट मीन्स दैट द कंपनी इज एट अ बैंक्रप्सी लेवल, मतलब एकदम बर्बाद हो चुकी है. इट इज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू इन्वेस्ट इन एनी कंपनी. दैट्स व्हेयर यू गेट benefits of re-rating. But if you're investing in this company at a PB of price to book of 2.95, then you're investing more on the momentum side. तो एक बार 0.5 और 2 से निकल जाता है चीज़ें, राइट, 2 से ऊपर चले जाती है चीज़ें, then you are investing for momentum, you're not investing for re-rating. You only invest in re-rating when the price to book is somewhere 0.5, 0.7, maximum 1.5, not even 2, right. जब 2 के ऊपर चला जाता है, then you are investing for momentum, right. तो इस कंपनी का जो फ्यूचर गाइडेंस है, फ्यूचर सेल्स ग्रोथ है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. एंड इफ वन wants to play momentum, then this is a decent company to play for, right. It's a small cap company. चाइना में ना फर्स्ट वीक ऑफ जैन में एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग के बहुत सारे लॉज आने वाले हैं, रूल्स आने वाले हैं, जिसकी वजह से जो एक्सपोर्ट ऑफ स्टील होगा चाइना से, वो उसको एक तरह से पीनलाइज करेगा गवर्नमेंट, बिकॉज दे नीड द स्टील इन देयर कंट्री, राइट. तो एक तरह से माना जाता है कि जो स्टील के प्राइसेस है वो बढ़ जाएंगे. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कंपनीज लाइक दीज विल बेनिफिट, राइट. इंडिया के जो सेफ गार्ड ड्यूटीज़ है वो एक तरह से बढ़ जाएंगे, मतलब एंटी डंपिंग के अगेंस्ट जो ड्यूटीज़ होते हैं इंडियन गवर्नमेंट लगाती है, ताकि चाइनीज़ स्टील या फिर वियतनाम स्टील इंडिया में डंप ना करे. माना जा रहा है कि 2026 में एक तरह से वो सेफ गार्ड ड्यूटीज़ को इंक्रीज़ किया जाएगा, जिसकी वजह से जो इंडियन कंपनीज़ हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा. तो कहीं ना कहीं ये मैनेजमेंट जो है वही टेलविंड लेकर एक तरह से बात कर रहा है, राइट. बट if you want to invest in this company, you cannot invest for re-rating, because whatever re-rating that had to happen has already happened. But this could be a good momentum bet, right? So this is just a level 1 analysis. Please do a level 2 analysis by yourself. This is just educational content that I'm making, right? These are not stock recommendations. I'm not a SEBI registered analyst, right? Normally मैं ना cyclical companies में invest करने की बहुत कोशिश करता हूँ, क्योंकि entry और exit ही matter करता है cyclical से, बाकी और कोई चीज़ matter ही नहीं करती. अगर आप मेरे पोर्टफोलियो में एक स्टॉक है, केमिकल स्टॉक है, उसको मैंने बहुत सही तरीके से टाइम किया था, एंड उसकी एंट्री सही पकड़ी थी, और उसका एग्जिट जब मुझे करना है तब कर लूँगा, राइट. मैं तो मुझे सिक्लिकल्स अच्छे लगते हैं, क्योंकि ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ एक एंट्री सही लेनी पड़ती है और फिर उसके बाद एग्जिट आप सही वक्त पे निकल जाए, राइट. तो इफ़ यू वांट टू एक्सेस डिटेल्स अबाउट माय पोर्टफोलियो, विच कंपनीज आई हैव इन्वेस्टेड इन, व्हाट वाज द रैशनल बिहाइंड इन्वेस्टिंग कंपनीज, cyclical companies, secular growth companies, please sign on to the membership option, right. So this was about Jaiswal Neco Industries. The next company is IFB Industries. Market capitalization 6,500 crore का, काफ़ी फेमस कंपनी है. IFB के वॉशिंग मशीन्स मिलते हैं. तो होम अप्लायंसेस बिजनेस करीबन 80% टॉप लाइन को कंट्रीब्यूट करता है, जिसमें से 70% जो है वॉशिंग मशीन से आता है, बाकी थोड़ा बहुत फ्रिज और AC से आता है, राइट. दूसरा एक डिवीजन इनका इंजीनियरिंग डिवीजन है, जिसमें ये लोग ये डिस्क ब्रेक्स बनाते हैं, राइट. ये जो बाइक्स के डिस्क ब्रेक्स, तो जो भी ये ऑटो एंसलीर में एक तरह से टेलविंड दिखे है, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हुए इस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में. तो ये डिस्क ब्रेक का डिवीजन में ये लोग केपेक्स कर रहे हैं, और दूसरा केपेक्स जो ये लोग वॉशिंग मशीन के लिए कर रहे हैं. इस कंपनी का भी रेटिंग्स बहुत रिसेंटली अपग्रेड हुआ है. तो GST बेनिफिट्स जो है वो इस कंपनी को मिलेंगे, जैसे
थोड़ा डिमांड पिकअप होता है. सो इफ यू वांट टू लुक एट द सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ दिस कंपनी, पिछले एक साल का जो सेल्स ग्रोथ है 12% है, पिछले एक साल का प्रॉफिट ग्रोथ 29% है. कोई री रेटिंग नहीं हुई. मुझे लगता है ये कंपनी री रेट होगी एज वी गो हेड इन द नेक्स्ट 2 और 3 क्वार्टर्स. इसका ROE भी एक्सपैंड हुआ है. पिछले 3 साल का 5 साल का डेटा देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से पूरा डेटा जो है थोड़ा मडल्ड हो चुका है. इसलिए मैं पिछले एक साल का ही सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ देख रहा हूँ और इसका जो री रेटिंग स्टेटस देख रहा हूँ, तो मुझे नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ भी री रेट हुआ है. कंपनी का स्टॉक प्राइस भी जो है हायर हाइज हायर लोज पे बना रहा है. एक तरह से 200 DMA को टच किया है, तो थोड़ा एक्शन इसमें हो सकता है, राइट. इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फॉर द लास्ट 1 ईयर हैज़ बीन 5%. थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन. नेट प्रॉफिट मार्जिन इज 2%. तो एक बहुत कॉम्पिटिटिव सेक्टर में, राइट. ये कंपनीज के पास प्राइसिंग पावर नहीं है. तो इफ यू लुक एट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इट फ्लक्चुएट्स बिटवीन 8% एंड 1%. तो प्राइसिंग पावर नहीं. जब भी प्राइसेस इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं तो मार्केट शेयर लूज आउट हो जाता है इन कंपनीज का, राइट. तो देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन इन अप्लायंसेस. मतलब बहुत सारे कंपनीज ना वॉशिंग मशीन, फ्रिज, AC वगैरह बना रहे हैं, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन इन अप्लायंसेस. इस कंपनी का CFO टू EBITDA काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 0.8 है. अगर आप डेटर डेज देखोगे, इन्वेंट्री डेज देखोगे, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक अच्छा वर्किंग कैपिटल साइकिल है. डेट टू इक्विटी इज जस्ट 0.2. इट्स अ फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी. तो ये एक ऐसी कंपनी है जो एक क्वालिटी कंपनी है, एक हाई क्वालिटी कंपनी है, जिसका मुझे लगता है कि री रेटिंग हो सकता है. IFB इंडस्ट्रीज का मुझे लगता है इसमें एक एस इन्वेस्टर मुकुल महावीर अग्रवाल भी इन्वेस्टेड है, जितना मुझे याद है, मैंने कहीं पढ़ा था. PE is 51. It's a decent company. Look, analyze this company further. Volatile raw materials का एक तरह से threat है, बट मुझे नहीं लगता कि इतना अफेक्ट करेगा. IFB का एक तरह से री रेटिंग होना चाहिए 6 to 8 months में, ऐसा मुझे लगता है. बट यू कैन डू अ level 2 analysis of this company, right? The third one is One Global Service Provider. मुझे लगता है कि इस कंपनी में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपरेटर है. बहुत लोग इस कंपनी का एनालिसिस मुझसे मांग रहे हैं. मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे मैगजीन्स में, बहुत सारे वेबसाइट्स में एक तरह से One Global Service Provider दिख रहा है सडनली आउट ऑफ नोवेयर, राइट. मुझे आशीष रथ ने इस कंपनी का एनालाइज करने के लिए कहा, एनालिसिस करने के लिए कहा. तो दिस इज अ 1200 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी. और ये डायग्नोस्टिक सर्विसेज, लैब टेस्टिंग वगैरह होता है ना, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सेरोलॉजी, ये सारे डायग्नोस्टिक सर्विसेज, एक तरह से जो लिपिड प्रोफाइल, HbA1c जैसे प्रोफाइल बनते हैं, वो सारे एक तरह से लाइफ साइंसेस के, हेल्थ केयर के एक तरह सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनी, राइट. तो डायग्नोस्टिक्स का बिजनेस मॉडल काफ़ी एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है. बैरियर्स टू एंट्री कुछ नहीं, इसलिए इतना कॉम्पिटिटिव स्पेस है. आप ऑनलाइन फार्मेसीज देखो, ऑफलाइन फार्मेसीज या डायग्नोस्टिक सर्विसेज की कंपनीज देखो, भरपूर कंपनीज है, बहुत सारे कंपनीज है. मैंने कभी इस कंपनी का नाम नहीं सुना, बट ये कंपनी एग्जिस्ट करती है, राइट. इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़े एक्सपैंड हुए. फ्री कैश फ्लो बहुत माइनर है. नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी ठीक है, कुछ ज़्यादा डेट नहीं है. CFO टू EBITDA भी ओके, कुछ ज़्यादा नहीं है. PE थोड़ा रीजनेबल है इस कंपनी का. बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस कंपनी में इसका सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ है. मतलब एक तरह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्सपैंड हो रहा है. री रेट भी हुई, इसलिए कंपनी का स्टॉक प्राइस जो है ऊपर गया. ROE ROC इस कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. प्रमोटर की होल्डिंग 15% से 66% बढ़ गई, राइट. तो बहुत रिसेंटली इस कंपनी ने प्लस केयर इंटरनेशनल नाम की एक कंपनी, एक डायग्नोस्टिक कंपनी को एक्वायर किया जून और जुलाई के वक्त में. तो ये मर्जर हुआ, जिसकी वजह से जो प्रमोटर्स के स्टेक्स है वो काफ़ी इंक्रीज हुए, एंड द मार्केट वाज वेरी हैप्पी विद दीज डेवलपमेंट्स. दैट्स व्हाई द स्टॉक प्राइस ऑफ दिस कंपनी वेंट अप. तो मुझे इसका कोई कॉन कॉल नहीं मिला, मुझे कोई एक तरह से मैनेजमेंट का नोट नहीं मिला कि आगे फ्यूचर में ये क्या कंपनी करना चाहती है. थोड़ा देख समझ के इस कंपनी को देखना, बट पहले 2 कंपनीज काफ़ी ठीक ठाक कंपनीज है. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. टेक केयर. बाय बाय.